हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आर के सिंह। आज के नए वीडियो में हम लोग जो हिस्ट्री जो क्लास 9 की जो हिस्ट्री फ्रेंच रिवॉल्यूशन चैप्टर 1 पढ़ रहे थे, उसी का जो अगला हिस्सा है पार्ट 2 कह सकते हैं आप, उसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो आप उस हिस्से को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे जो फ्रांस की क्रांति है। और फिर से मैं आप थोड़ा सा रिकैप कर दूं, ताज़ा हो जाइए आप। जब तक आप ताज़ा नहीं होंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि फ्रांस की क्रांति में हम लोगों ने क्या देखा। कि फ्रांस के जो सोसाइटी थी, समाज था, वो 3 हिस्सों में बटा हुआ था, क्लर्जी, नोबिलिटी एंड थर्ड स्टेट। उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग आइए अगला पॉइंट को हम लोग देखेंगे, जिससे कि आपको समझ में आ जाता है कि जो मेन पॉइंट है द आउटब्रेक्स ऑफ द रिवॉल्यूशन। इसके पहले हम लोग पढ़े थे, यहाँ तक हम लोगों ने देखा था, सीख लिया था, समझा था कि इस स्थिति में जो स्थिति बन रही थी वो जो ग्रोइंग मिडिल क्लास इन्वेजिस एंड ऑफ द प्रिविलेज, यानी मिडिल क्लास की जो स्थिति बनी हुई थी कि क्या स्थिति थी, उनको खाने का दिक्कत कैसे हुआ, भुखमरी की स्थिति क्यों हुई, क्राइसिस क्यों हुआ। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि द आउटब्रेक्स ऑफ द रिवॉल्यूशन। तो लुईस 16 हैड टू इंक्रीजेस टैक्सेस फॉर रीजन यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस सेक्शन। आप ऐसा देखेंगे, इकोनॉमिक्स में एक रूल है, डिमांड ऑफ लॉ, मांग का नियम। यानी कि अगर किसी वस्तु की डिमांड कम हो जाएगी तो उसकी वैल्यू घट जाएगी, अगर किसी वस्तु की डिमांड बढ़ जाए तो उसकी, यानी कि अगर वो डिमांड, अगर वस्तुओं की जो दूसरी बात में हो गया कि वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हो गया तो वैल्यू घट गई, बहुत कम हो गया तो डिमांड बढ़ गया उसका। आप सिंपल एग्जांपल समझिए, मार्केट में टमाटर कम आ रहा है तो हम टमाटर का दाम बढ़ा देता है टमाटर बेचने वाला, अवेलेबल ही कम है, 70 रुपये 80 रुपये केजी टमाटर बिकने लगता है। जब गांव से खूब एकदम बोरा के बोरा टमाटर आने लगेगा आरा गोला में, तो उसके बाद देखिए, फिर उसके बाद क्या आएगा, 20 रुपये 15 रुपये टमाटर केजी हो गया। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा हो गया। उसी तरह से प्याज का एग्जाम्पल ले लीजिए, प्याज जब अच्छा खासा पैदावार हो जाता है तो उसको मार्केट में ज़्यादा आवक हो जाता है। यहाँ भी स्थिति ऐसी हुई, यानी कि ये जो यहाँ बताया जा रहा है आपको कि लोगों को स्थिति ऐसी, हाउ डू वी थिंक ही कुड हैव गॉन अबाउट डूइंग दिस इन ए फ्रांस ऑफ ओल्ड रिजीम। द मोनार्च डिड नॉट हैव द power to impose taxes according to his will alone. Rather, he had to call a meeting of the state general. तो ये स्थिति बार बार ऊहापोह की जो बनी हुई थी, लोगों में ऐसे बातें चलती थी, डिस्कशन होता था, ये राजा ठीक नहीं कर रहे हैं, हम ही लोगों से सिर्फ टैक्स ले रहे हैं, बाकी लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं, गरीब तो पहले ही से गरीब है। तो इतना ज़्यादा लंबे समय के बाद एक प्रेशर बना राजा पर, एंड देन आफ्टर द कॉल द मीटिंग, फिर इसको जनरल असेंबली बुलाई गई। तो यही कह रहा है कि स्टेट जनरल विच वुड देन पास हीज द प्रपोजल द न्यू टैक्सेस। द स्टेट जनरल वाज अ पॉलिटिकल बॉडी टू विच द 3 स्टेट सेंट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। कौन कौन सा था? क्लर्जी, नोबिलिटी एंड थर्ड स्टेट। तीनों के जो प्रतिनिधि थे उनको बुलाए गए, और कितने कितने लोग आए, कैसे, ये देखिए। एंड कॉल अ मीटिंग ऑफ दिस बॉडी। द लास्ट टाइम इट वाज डन इन 1614 ऑन 5th May 1789. Louis 16 called together an assembly for state general to pass proposal for new taxes. 5 मई 1789 को लुई 16 ने क्या किया? मीटिंग बुलाया। लुई 16 कॉल्ड एन असेंबली ऑफ द स्टेट जनरल टू पास प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस। भाई, लोगों के देख रहा है कि लोगों की जो राय है वो बदल गई है, राजा के खिलाफ चल रहे हैं लोग, तो थोड़ा सा बदलाव कर दिया जाए, टैक्स में चेंजेस कर दिया जाए, लोग खुश हो जाएंगे। अब इसका अच्छा एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। कुछ दिन पहले क्या हुआ था कि पेट्रोल के कीमत हमारे देश में अचानक बढ़ गए थे। 6 रुपया, 8 रुपया, 10 रुपया लीटर पर बढ़ गया। लोगों में सोशल मीडिया में ये हाहाकार मचा हुआ, ये ठीक नहीं है, इनको वोट दिए हैं, ऐसे है वैसे है, इतने महंगे हो जाएंगे तो लोग, हर चीज़ों की दाम बढ़ जाएगी। अचानक से पता चला 7 रुपया पेट्रोल और डीजल पर दाम घट गया, लोगों का मुंह बंद।
शांत हो गए। एकदम सा चीज आपको समझने की जरूरत है कि क्रांति जितनी सारी हुई है वो नेचुरली होती है चीजों को, और उससे लेसन लेकर के लोग भी सीखते रहते हैं। जितने सारे समय समय पर अलग अलग राजा हुए हैं, यहाँ भी वही स्थिति हुई। उनको राजा को लगा कि भाई टैक्स का परिवर्तन नहीं करेंगे तो लोगों में इतनी उपद्रव हो जाएगी। तो देखिए कैसे लोग मीटिंग में भाग लिए। द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट सेंड 300 रिप्रेजेंटेटिव ईच। नोबिलिटी और क्लर्जी का 300 स्टाफ रहेगा, हु आर सीटेड इन रोज फेसिंग ईच अदर ऑन 2 साइड्स, while 600 members of the third state had to stand at the back। और 600 लोग जो है ना वो खड़े रहेंगे उनके पीछे। तो पहले ही से उनको इस तरह से दिखाया जाता था, समाज में बताया जाता था कि भाई आप पिछड़े हो, दबे कुचले हो। ये स्थिति बड़ा ही भयावह थी। देन आफ्टर मैं बता दूं आपको, एंड एजुकेटेड मेंबर्स, पीजेंट, आर्टिसंस एंड वुमेन वर डिनाइड एंट्री टू द असेंबली। ये लोग को आने के लिए मनाही थी। कौन कौन लोग को? पीजेंट को, आर्टिसंस को, वुमेन महिलाएं तो एकदम ही नहीं दिखाई देनी चाहिए। वर डिनाइड एंट्री टू द असेंबली। हाउएवर देयर ग्रीवांसेस एंड डिमांड, उनकी जो शिकायत थी, उनकी मांग थी। ग्रीवांसेस मतलब शिकायत होता है। ग्रीवांसेस पेटी क्या बनता है? शिकायत पेटी हर स्कूल में रहता है, हर संस्था में रहती है, जिससे कि लोगों को बदलाव लाने के लिए ये होता है। उसका नाम बदल कर फीडबैक पेटी रख दिया गया है, फीडबैक पत्र। सो डिमांड वर लिस्टेड द सम 40,000 letters which the representatives had brought with them। Voting in the state general in the past had been conducted according to the principle that each state had 1 vote। भैया आप फर्स्ट स्टेट का 1 वोट, सेकेंड स्टेट का 1 वोट और थर्ड स्टेट का 1 वोट, और जो 2 वोट एक साथ सहमति हो जाएगी वो पॉइंट, वो जो रूल है, वो कानून वो पास हो जाएगा, क्योंकि टोटल 3 वोट ही थे। तो ये सभी लोगों को पता था कि क्लर्जी और नोबिलिटी एक साथ हो जाएंगे। दिस इज द कंडीशन इज हैविंग। तो ये स्थिति में हम लोग ये देखते हैं कि सबसे बुरा स्थिति जो था इस तरह से कि मिल करके इनको डैमेज करना, ये बहुत बड़ी अपने आप में बात थी। सो दिस वाज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पुट फॉरवर्ड बाय फिलोसफर्स लाइक रोजी इन हिज बुक। तो ये सारी चीज़ें उनको बहुत सारे राजा में देखा करते थे। हमारे यहाँ भी देखिए अंग्रेज जो थे हमारे यहाँ शासन करते थे, रहते थे। उसी में से मैं आपको एग्जांपल दे दूँ, ये रोजी का एग्जांपल है। ये हमारे यहाँ जो भारत की जो सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी बनी है उसका नाम है कांग्रेस पार्टी। पूरा नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब आपको सुन करके हैरानी होगी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाने में सबसे बड़ा श्रेय जाता है वो अंग्रेज को था। उसका नाम था A.O. ह्यूम, रिटायर्ड IAS ऑफिसर। तो कहीं ना कहीं हर समाज में लोग जो है उसी समाज के हिस्सा बन जाते हैं जब उनको लगता है कि ये दमन बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, अब इसको चेंज करने की जरूरत है। यहाँ भी उन्हीं के समाज से निकला हुआ एक हिस्सा था। रोजी इन हिज बुक, वो किताब लिखे थे, उनका नाम था सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक अनुबंध। बुक का नाम था। काफ़ी प्रतियां बिकी इनकी, हर हिंदी में भी बिकी, इंग्लिश में तो बिकेगी ही। यूरोप में तो सारे कंट्री इंग्लिश में ही पढ़ते हैं, दूसरा ऑप्शन है नहीं। when the king rejected this proposal, members of the third state walked out of the assembly in the poorest। तो ये स्थिति में जो बनी हुई थी कि भाई आप लोग जो इससे ऐसे ही रहोगे, तो इसमें इन्होंने बुक में लिखा कि भाई पहला स्टेट, दूसरा स्टेट, तीसरा स्टेट का नहीं भाई, हम भाग नहीं लेंगे इसमें, हम आपका बात नहीं मानेंगे। ये कोई तरीका नहीं है कि आप लोग बैठ करके करोगे, हम लोग खड़ा रहेंगे, हमारा कोई राइट्स नहीं रहेगा। द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द थर्ड स्टेट व्यूड देमसेल्फ एज स्पोक्समैन for the whole French nation। On 20 June they assembled in the hall of an indoor tennis court in the ground of Versailles। वर्सलीज एक जगह है, यहाँ पर जो है इस स्थिति में, हाँ, तो वर्सलीज जो है इस स्थिति में ये बताया गया कि भाई आप लोगों को जो स्थिति बन रही है उसमें जो ये चेंजेस कीजिए, बदलाव कीजिए। दे डिक्लेयर देमसेल्फ इन नेशनल असेंबली। ये जो है ना जनरल असेंबली का नाम बदल के इन लोगों ने कर दिया नेशनल असेंबली।
पार्लियामेंट जो हमारे यहाँ है ना वही चीज़ है भैया, इसको ध्यान से समझने की जरूरत है। तो नेशनल असेंबली एंश्योर्ड नॉट टू डिस्पर्स टिल दे हैड ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस दैट वुड लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्च। राजा का शासन, मोनार्च मतलब राजा का शासन, ध्यान रखिएगा। तो मोनार्च का जो शासन है उसको कहा गया है सीमित कर दो, इसको लिमिट कर दो, बहुत ज़्यादा शासन नहीं होना चाहिए। दे वर लेड बाय मीराबाऊ, अब इसकी कंट्रोलिंग यहाँ पर दे वर मेड बाय मीराबाऊ एंड एबीसी। मीराबाऊ वॉज बोर्न इन द नोबल फैमिली, अच्छे सम्रांत परिवार में मीराबाऊ का जन्म हुआ था, बट वॉज कन्विंस्ड ऑफ द नीड टू डू अवे with the society of feudal privilege. He brought out a general and delivered powerful speeches to the crowds assembly at Versailles. तो इस स्थिति में उन्होंने भाषण दिया, काफ़ी लोगों को इकट्ठा किया, इकट्ठा करके एक तरह से कह सकते हैं आप कि एक खिलाफ उनको आवाज़ उठाने का, राजा के खिलाफ मौका दिया इन लोगों ने, और कुछ नहीं। और ये देखिए, ये फिगर को देखिए, बड़े अच्छे तरीके से समझने की ज़रूरत है। द टेनिस कोर्ट ओथ, OATH, ओथ का मतलब होता है शपथ ग्रहण करना, और ये जगह पर टेनिस कोर्ट मतलब ये इंडोर गेम है। सो प्रिपरेटरी स्केच फॉर अ लार्ज पेंटिंग बाय जैकस लुइस डेविड। द पेंटिंग वाज इंटेंडेड टू बी हंग इन द नेशनल असेंबली। तो ये स्थिति बनी हुई थी कि कैसे जो नेशनल असेंबली है उसको डिस्टर्ब कर दिया जाए। सो एबी सीयू ओरिजिनली अ प्रेस्ट रोट एन इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट कॉल्ड व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट। बार बार वो बताने की कोशिश किए कि ये थर्ड स्टेट है क्या, और ये इसका रोल क्या है, इसका काम क्या है। जिस तरह से इसको राजा ने अलग थलग कर दिया था, 3 हिस्सों में बांट करके इनको अलग थलग कर दिया था, तो ये सही नहीं है। तो इनको हैंडबिल से, पैम्पलेट से, बैनर से, पोस्टर से नहीं होता है, हम लोग को प्रचार प्रसार करते हैं किसी चीज़ के लिए। सो क्योंकि उस समय सोशल नेटवर्किंग तो थी नहीं। आज हम लोग कह देते हैं ओ आपको पढ़ना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखना है तो आप RK सिंह, RK सिंह एकेडमी पर जा कर के आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैप्टर का वीडियो देख सकते हैं। लेकिन अभी ये चीज़ उस समय नहीं था कि आप RK सिंह एकेडमी पर चले जाइए। उस समय प्रिंटिंग प्रेस का काम ज़्यादा था, छपाई से, डिजिटली नहीं चीज़ें थी, तो छपाई से ही चीज़ें होती थी। तो वाइल द नेशनल असेंबली वाज बिजी एट वर्सलीज ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन, द रेस्ट ऑफ फ्रांस सिटेड द टर्मोइल। सर्व विंटर हैड मींट अ बैड हार्वेस्ट, बहुत बुरा खेती हुआ, ब्रेड की दिक्कत हो गई, सप्लाईज घट गया, आप समझ सकते हैं। और ये देखिए, देन बेकरी वाले जो क्राउड एंग्री वोमेन स्टॉर्म्ड इनटू द शॉप्स एट द सेम टाइम द किंग ऑर्डर ट्रूप्स टू मूव इनटू पेरिस। उसी समय भुखमरी हो गई और उसी समय राजा का आदेश हो गया कि अपने सैनिकों को आगे की ओर और भी समाज और भी गाँव से की ओर कुछ करो। तो ये एक स्थिति ऑन 14 जुलाई द एजिटेट क्राउड, गुस्साई हुई जनता, भड़की हुई जनता जो थी, स्टॉर्म आंधी की तरह डिस्ट्रॉय कर दिया वेस्टाइल को। वेस्टाइल वही जगह है जहाँ पर राजा निवास करते हैं। हाँ, वर्सलीज अलग जगह है जहाँ पर वहाँ पर असेंबली वगैरह मीटिंग हुआ करती थी। इन द कंट्री साइड, देश के दूसरे हिस्सों में, रूमर्स स्प्रेड फ्रॉम विलेज टू विलेज, गांव के गांव रूमर्स फैल गया दैट द लॉर्ड्स ऑफ मैन्योर हैड हायर्ड बैंड्स ऑफ ब्रिगेंड्स who were on their way to destroy the rip crops। उनके फसल, पके हुए फसल जो थे उनका नुकसान पहुंचा दिया। caught in frenzy of fear, peasant in several districts seized hopes and pitchfork and attack चिटॉक्स का ये है, मतलब यहाँ पर आपको फ्रांस में लिखा हुआ है, दे लूटेड हॉर्डर्ड ग्रेन एंड बर्न डाउन डॉक्यूमेंट। दे लूटेड हॉर्डर्ड ग्रेन मतलब लूट लिया लोग और जला भी दिया उनको डॉक्यूमेंट को। एंड कंटिन्यूइंग रिकॉर्ड टू मैनोरियल ड्यूज, अ लार्ज नंबर ऑफ नोबल फ्लेड
तो इस स्थिति में जितने सारे बहुत सारे नोबेल संभ्रांत परिवार के लोग थे वो भाग गए थे कि जनता भड़की हुई है भाई, इसमें आप पकड़ाओगे क्योंकि टैक्स आप देते नहीं हो, उल्टा टैक्स लेते हो, तो वो लोग गुस्साए हुए हैं, अब धर के मार देंगे जान। तो ये इसलिए लार्ज नंबर ऑफ नोबेल फ्लेड फ्रॉम देयर होम्स, घर छोड़ के भाग गए। मैनी दे ऑफ देम माइग्रेटिंग टू नेबरिंग कंट्रीज, बहुत सारे लोग आसपास के देश में चले गए हैं। तो उसके बाद देखिए, फेस्ड विद द पावर ऑफ हिज रिवॉल्टिंग सब्जेक्ट, लुई 16 फाइनली accorded recognition of the National Assembly and accepted the principle that his power would from now on the checked by Constitution. On the night of 4 August 1789, 4 अगस्त 1789 की रात, the Assembly passed a decree abolishing the feudal system, जो फ्यूडल सिस्टम बना हुआ है उसको ख़त्म कर दिया जाए, of obligation and taxes. So members of the clergy too were forced to give up their privileges. Thete were abolished. The lands owned by church were confiscated. As the result, the government acquired assets worth at least 2 billion livres. अब यहाँ पर देखिए एक नया कीवर्ड आया आपको, चिटाऊ को चिटाक्स लिखा हुआ है, कैसल्स और स्टेटली रेसिडेंस बिलोंगिंग टू अ किंग और अ नोबलमैन, ऐसे लोग जो सम्भ्रांत परिवार से, राजा के परिवार से बिलोंग करते थे, वो चिटॉक्स कहलाते थे। मैन्योर एंड स्टेट कंसिस्टिंग ऑफ द लॉर्ड लैंड्स हैज़ द मैंसन। इसके बाद का हिस्सा देख लीजिए, ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, जो पॉइंट, फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब कुछ दिनों बाद जो फ्रांस था एक संवैधानिक तरीके से मोनार्च जो भी था, लेकिन वो असेंबली का रूप लिया, लिखित संविधान मिल गए, मतलब कुछ और लोगों को राइट्स दिया गया। राइट्स में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरह से जुडिशियरी आ गया, एग्जीक्यूटिव आ गया, लेजिस्लेचर आ गया, वोटिंग के लिए कैटेगराइज कर दिया गया। तो ये पूरा मैं बता दूं कि द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। 1791 में उन्होंने जो ड्राफ्ट लिख रहे थे उनका पूरा हो गया। सो इट्स मेन ऑब्जेक्ट वाज टू लिमिट द पावर्स ऑफ मोनार्च। मेन कारण क्या था इसमें कि भाई जो राजा का शासन है थोड़ा उनकी शक्तियों को कम किया जाए, जनता पर ज़्यादा भारी पड़ रहा है, भुखमरी की स्थिति हो जा रही है अगर वो नहीं, और ये दिस इज़ द राइट टाइम टू चेंज इट। तो ये स्थिति उनको लगा 1791 में। एंड इन द मेन ऑब्जेक्ट वाज टू लिमिट द पावर ऑफ मोनार्च। दीज पावर्स इंसिस्टेड टू बीइंग concentrated in the hand of one person were now separated and assigned to different institution, the legislature, executive and judiciary। पहले भी बताया है आपको, विधायिका, लेजिस्लेचर मीन्स विधायिका, एग्जीक्यूटिव मीन्स कार्यपालिका एंड जुडिशियरी मीन्स न्यायपालिका। तो ये सरकार, किसी भी सरकार के 3 अंग होते हैं और हमारे देश के भी ये 3 अंग है, जिससे कि लेजिस्लेचर का काम होता है विधेयक बनाना, एग्जीक्यूटिव उस विधेयक को पारित करता है, इम्प्लीमेंट करता है, और न्यायिक व्यवस्था जो भी परेशानी होती है, लोगों में डिस्प्यूट होता है, विवाद को सुलझाने का काम न्यायपालिका को है। सो दिस मेड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च। और ये तीनों होने के कारण फ्रांस जो था वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च हो गया। अब आप फिगर नंबर 7 को समझिए, यह नीचे से समझने की ज़रूरत है, तब आपको समझना है। ये आज का सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन है, द पॉलिटिकल सिस्टम। यहाँ देखिए फिगर नंबर 7, जो द पॉलिटिकल सिस्टम अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791। तो 1791 में जो पॉलिटिकल स्थिति थी, ये जो फ्रांस का जो थर्ड स्टेट था वो 2 हिस्सों में बट गया था, एक्टिव और पैसिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन, पैसिव सिटीजन। अब एक्टिव सिटीजन कौन थे भाई? एक्टिव सिटीजन इंटाइटल टू वोट, उनको वोट देने का राइट्स था। राइट्स कैसे मिला उनको?
राइट्स ऐसे मिला कि उनको सप्ताह में 3 दिन से ज़्यादा जो है वो टैक्सेस अगर दे रहे हैं तो इसलिए उनको इसमें रख दिया जाएगा एक्टिव में। और पैसिव में वैसे लोग हैं जो कि वो टैक्स नहीं दे पा रहे थे, गरीबी के कारण हो या लोन ले लिए हैं। सो पैसिव सिटीजन, नो वोटिंग राइट्स, कोई भी वोट देने का अधिकार नहीं है। अबाउट 3 मिलियन लोग थे जो इस ग्रुप में थे। एंड महिलाओं को तो बिल्कुल ही नहीं, वुमेन, चिल्ड्रेन एंड यूथ बिलो अबव 25 सॉरी, तो उसमें जो भी जिसको राइट भी था वो 25 साल के नीचे नहीं वोटिंग कर सकता था। तो ये हो गया आपका एक्टिव एंड पैसिव, ऐसे कैटेगराइज किया हुआ है। देन आफ्टर द हम देखेंगे कि यहाँ पर इन्हीं में से चुन करके 50,000 आपको मेन दिख रहे हैं। मेन पुरुष, महिला तो लेनी ही नहीं है, इलेक्टर्स हैं यहाँ से। अब यहीं से चुन करके लोग आएंगे तो 50,000 मेन इलेक्टर्स जो हो गए। और यहाँ से ये नेशनल असेंबली आ गई आपकी, जो कि 745 मेंबर्स इसमें से चुने जाएंगे। इसी 50,000 में से 745 लोग एज ए लेजिस्लेटिव चुने गए। और फिर यहाँ से देखिए, ये जो है राजा यहाँ से आदेश देगा। राजा के पास वीटो पावर है कोई भी कानून को ख़त्म करने का और शुरू करने का। ये वीटो मतलब ये देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन देख रहे हैं ना सब लोग, तो ये वीटो पावर का पोर्शन है, जिसके कारण फिर यहाँ पर आदान प्रदान की स्थिति में जो है कंट्रोलिंग जो है राजा के साथ साथ मिनिस्टर्स का भी यहाँ पर उनको मिल गया और इस तरीके से वो बांट दिए। तो ये स्थिति बनी हुई थी। और तीसरा जो स्थिति आपको अलग से दिखाया गया है जुडिशियरी का, कि वो सब कनेक्ट है वो न्यायिक व्यवस्था को देखने के लिए। यानी देखिए लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, इस तरीके से यहाँ पर बांट करके ये चले हुए हैं जो अभी की स्थिति में, कि भाई यहाँ पर अब 745 मेंबर रहेंगे और इसी में से इतना चुन करके और इस तरह से ये फ्रांस को चलाएंगे। तो ये एक मेन हिस्सा था यहाँ पर। इस तरह से हम लोग हमें लगता है कि आने वाले पार्ट में नेक्स्ट हिस्सा को हम लोग शुरू करेंगे। इसके बाद या ये पॉइंट को हम लोग सोच रहे हैं कि कवर कर लेते हैं। नहीं, दिस पॉइंट शुड बी कवर्ड बिकॉज हियर दिस पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 1791 का जो स्थिति था, वेस्टेड द पावर टू मेक लॉज इन द नेशनल असेंबली विच वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड। दैट इज सिटीजन्स वोटेड फॉर अ ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स who in turn choose the assembly. Not all citizens, सभी लोगों को ये राइट नहीं था, however had the right to vote. only men पुरुष में ही, वो भी 25 साल के जो ऊपर है, only men above 25 years age of who paid taxes. टैक्स पे करने का तरीका देख लीजिए आप, यहाँ समझिए। who paid taxes equal to at least 3 days of labors wages were given the status of active citizen, that is they were entitled to vote. यही लोग ये वोट देने के राइट्स में है। 3 से ज़्यादा दिन टैक्स दें, उम्र होनी चाहिए 25 साल से ऊपर, और वो भी पुरुष हों, महिला तो दूर दूर से ही नहीं रहेगा। The remaining men and all women were classed as passive citizen. The qualify as an elector and then a member of the assembly. A man had to belong to the highest bracket of taxpayer. तो highest bracket of taxpayer के मतलब सबसे ज़्यादा जो है पुरुष ही टैक्स देते थे। और इसका कारण भी था कि महिलाओं को वो राइट्स था ही नहीं। तो हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स, और इसके लिए जो बनाए गए हैं ये सब चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जरूर देख पाएंगे। तो होप सो कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा। 2 हिस्सों में, 2 पार्ट में। दिस चैप्टर इज़ वेरी बिग चैप्टर, बहुत लॉन्ग चैप्टर है। तो मैं आपको इसलिए लाइन बाई लाइन समझा देता हूँ कि इसको समझने के बाद अब आपके पास कोई डाउट नहीं रह जाएगा। तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने और भी दोस्तों को शेयर करें। आसपास जिस बस्ती कॉलोनी में रहते हैं, जहाँ पर वो एक ही स्कूल के नहीं होते, दूसरे स्कूल के भी बच्चे होते हैं, तो वहाँ से आपको उनको भी बेनिफिट मिलेगा। सो रिमेनिंग हिस्सा बहुत जल्द आप लोगों को मिलेगा, पार्ट 3। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।